द न्यू इंडियन की टीम इस वक्त पहुंची है कानपुर में और हम बात करेंगे। हमारे साथ है सतीश महाना जी, जो कि एक बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता हैं और साथ ही औद्योगिक विकास मंत्री भी हैं यूपी कैबिनेट में। उनसे बातचीत कर हम जानने की प्रयास ये करेंगे कि आखिर 1991 से जो लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसके पीछे सर क्या जादुई छड़ी आप चलाते हैं? कोई जादुई छड़ी की ज़रूरत नहीं। देखिए, जनता आपको बड़े विश्वास के साथ वोट करती है। जब पार्टी के लिए और इंडिविजुअल के लिए जब वोट करने निकलती है तो पार्टी की विचारधारा बड़ी होती है और पार्टी को सोच कर व्यक्ति वोट करता है। और कैंडिडेट भी अगर अपने मन का हो तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों ने मुझे वोट क्यों दिया, वाई हैव पीपल चोजन मी। तो मैं पिछले वोट को कर्जा उतारने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं आगे मुझे वोट मिले ये बात मेरे ध्यान में नहीं रहती। तो जनता जो विश्वास व्यक्त करती है उस विश्वास के प्रति खरा उतरना, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना, यही मेरा लक्ष्य होता है। इसी के कारण मेरे क्षेत्र की जनता बार बार मुझे इस क्षेत्र की सेवा का अवसर देती है। अब आपको मतलब जीत की आदत हो गई है, हार का तो स्वाद पता ही नहीं क्या होता, लेकिन जीत की आदत पड़ गई। इस बार जीतेंगे तो 8वीं बार हो जाएगा। निश्चित रूप से 8वीं बार हो जाएगा। मुझे लगता है कि जनता का बहुत बड़ा विश्वास ने मेरे साथ था और आज भी है। ऐसा आप क्या करते हैं कि हर समुदाय के लोग आपसे आके मिलते हैं, जुलते हैं, कोई नाराजगी व्यक्ति नहीं करता, हर समुदाय को आप बांध कर रखते हैं? ये देखिए, वही बात मैंने कही ना कि यू विल हैव टू ट्रस्ट योर पीपल एंड पीपल हैव टू ट्रस्ट यू। जिस समय डिस्ट्रस्ट हो जाता है, जब विश्वास टूट जाता है, तो जब विश्वास टूट जाएगा तो संबंध टूट जाएंगे, संबंध टूट जाएगा तो आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। तो मेरा और मेरे क्षेत्र की जनता का एक विश्वास है, एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप है विश्वास का और विकास का। तो जब ये विश्वास और विकास एक साथ चलता है तो राष्ट्रवाद अपने आप उसमें से आ गया। लेकिन अगर हम देखें मुस्लिम समुदाय की बात करें तो कहीं ना कहीं वो क्यों छिटकता है बीजेपी से? क्यों नहीं बीजेपी उसको भी अपने साथ जोड़ती है? क्योंकि सबका साथ होना चाहिए ना। हम सबका साथ करते हैं। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कहाँ कमी है? क्या राशन वितरण में उनके साथ भेदभाव किया गया? क्या किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव किया गया? पेंशन में भेदभाव किया गया? क्या उनके साथ मकान बनाने में भेदभाव किया गया? शौचालय में भेदभाव किया गया? वैक्सीनेशन में? कौन सी ऐसी योजना है जिससे मैं विकास की बात करता हूँ तो विकास भी उनके क्षेत्र के अंतर्गत कराता हूँ? तो सारी की सारी योजनाएं, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे को 1991 से लेकर आज तक मुस्लिम बहन बेटी बुजुर्ग नौजवान मेरे पास आते हैं तो मैं सबका काम करता हूँ। मेरी तरफ से ना तो किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, ना उनके काम को। लेकिन उनका ये मानना है कि धर्म के आधार पर बीजेपी राजनीति करती है। अब ये मेरे को लगता है कि ये गलत है, ये गलत है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दुर्भाग्य से 4 मुसलमान नौजवानों की हत्या हो गई थी, तो उनको उन्होंने 10-10 लाख रुपए दिए। उसी समय उसी प्रकार की एक घटना जिसमें हिंदू नौजवानों की डेथ हो गई थी, उसमें उन्होंने 2-2 लाख रुपए। हम ये नहीं कहते कि उनको 2 दो, हमने कहते आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? अगर उनको 10 दिए तो इनको भी 10 क्यों नहीं दिया? वैसे व्यक्ति की कीमत पैसे से नहीं आकी जा सकती। एक विचार की बात है, एक मानसिकता की बात है। तो उनको लगता है कि दूसरे लोग जो अपीजमेंट करते हैं वो लोग सही है। हम कहते हैं हम अपीजमेंट नहीं करते, आप भी हमारे लिए बराबर, दूसरे भी हमारे लिए। 80-20 का नारा क्या है? 80-20 मैं हम पहले भी 100 में से 60 हमारे हैं, मैं इस बात को कहता था। लेकिन अब इस बात को कह रहा हूँ, मेरे काम के आधार के ऊपर, मेरे के विश्वास के आधार पर 80% लोग मेरे साथ हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे एक मैसेज अलग जाएगा, वो समझ जाएंगे कि बांटों की राजनीति? ये तो बांटों की राजनीति हम नहीं करते। जिस दिन चुनाव घोषणा होती है उस दिन अन्य राजनीतिक दल ये कहना शुरू कर देंगे ये समुदाय तो हमारे साथ है। वो बांटों की राजनीति करते हैं, हम कहते हैं, वो कहते हैं इनके पास हम जाए ना जाए हमारे को वोट देंगे। सारे के सारे राजनीतिक दल केवल इस बात को कहते हैं कि ये हमारे हैं ही। वो बांटों की राजनीति करते हैं कि हम बांटों की राजनीति करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। हमने जैसे कहा कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें भेदभाव किया गया हो। अन्य सरकारें होती हैं वो भेदभाव इस आधार के ऊपर करती हैं। वो भेदभाव करती हैं इस आधार के ऊपर कि भैया अगर खाद का भी दाम, बीज का दाम है तो एक वर्ग के लिए ज़्यादा होगा, दूसरे वर्ग के लिए किसान है, किसान को भी आप जाति धर्म में बांटेंगे क्या? तो भेदभाव की अपीजमेंट नहीं हो रहा, दंगा नहीं हो रहा। केवल ये 2 बातें हैं, बाकी किसी भी प्रकार का कोई आपको किसानों से जिक्र होता है। हम पश्चिमी अगर बेल्ट की बात करें, आपको लगता है कि पहले और दूसरे चरण में वहाँ से वोट मिला होगा? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हम आधी लड़ाई तो जीत गए। मेरी बात सुनिए ना, वो आधी भी नहीं जीते। किसान आंदोलन की जो लोग बात करते हैं, विपक्ष में मैं 2 लोगों का नाम ले लेता हूँ, 3 लोगों का नाम लेता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी के जहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से, इटावा से, वहाँ कहीं किसान आंदोलन था? नहीं था। कहीं जहाँ रायबरेली में अगर राहुल गांधी की बात करें, वहाँ कहीं किसान आंदोलन था? नहीं था। हमारे यहाँ पर था किसान आंदोलन। अगर किसानों का बिल था तो पूरे देश के लिए था, पंजाब के लिए और हरियाणा के कुछ जिलों के लिए और उत्तर प्रदेश के कुछ 4 जिलों के लिए तो नहीं था। बाकी पूरे प्रदेश में या देश में कहाँ से किसान आंदोलन था? ये लोग झूठा नाम किसानों का उपयोग करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं। किसान कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे। देखिए, किसान बिल केवल गन्ना किसानों के लिए नहीं था।
किसान बिल सभी प्रकार की फसलों के लिए, सबके लिए था। किसान बिल ऐसा थोड़ी था कि गन्ना किसानों के लिए, बाकी गन्ना जो किसानों का बकाया है वो सपा कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे सरकार। देखिए गन्ना किसानों का कितने 1000 करोड़ रुपया तो सपा छोड़ कर गई थी बकाया, उन्होंने छोड़ा था बकाया, हमने उसको पेमेंट करी है। हमारे इन 5 सालों के अंतर्गत जितना उन्होंने 10 सालों के अंतर्गत पेमेंट किया था सपा और बसपा ने मिला के, उससे ज़्यादा भुगतान हमने किया है। आज इसमें यील्ड ज़्यादा है, आज उसमें क्रॉप ज़्यादा है, भुगतान ज़्यादा है, दाम ज़्यादा है, तो हमने उसको ज़्यादा किया है। देखिए पश्चिम से भी हम जितनी सीटें पिछली बार जीते तो उससे कम नहीं सीटें जीते जी। लेकिन आप औद्योगिक विकास मंत्री हैं, उद्योग की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, बस एक ही आवाज़ है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं रोजगार पर ध्यान? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग तो पिछली सरकारों में इनके नाम से, इनके डर से नहीं आता था। उद्योग अगर उत्तर प्रदेश में आता था तो कहते अपहरण हो जाएगा, लूट हो जाएगी, इनसे वसूली शुरू हो जाएगी। इनके नाम से उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आए हैं। जितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों के अंतर्गत इंडस्ट्री में हुआ है, शायद कई दशकों में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। उद्योग और इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में है, लेकिन इंडस्ट्री ही सारे के सारे रोजगार कैटर नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली जो कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, हम अगर इसकी बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई, वो ये कारण था, लेकिन वो भी अब पकड़ रही है और मेरे ख्याल जितना पीछे छूटा था उससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दलितों को बहुत सताया सरकार ने, गरीबों को बहुत परेशान किया, विकास के नाम पर कोई विकास है नहीं, धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं और बेरोजगारी तो चरम पर है, युवाओं के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। मैं ये जो प्रियंका जी ने बोला है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रायबरेली में जाइए। जिस रायबरेली में इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी नानी, दादी, उनके दादा और सारे प्राइम, जब से देश आज़ाद हुआ तब से रायबरेली एक हॉट सीट रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहाँ पर प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं इस बात का दावा करना चाहता हूँ कि मेरी महाराजपुर विधानसभा जो 2012 में नहीं बनी है, इस प्रकार का विकास पूरे रायबरेली में कहीं नहीं है। अरे रायबरेली में इन्होंने विकास अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं कर पाए। अमेठी में जब स्मृति जी गई हैं तब वहाँ पर कुछ काम की बात होने लगी है, नहीं तो वहाँ पर भी काम की बात नहीं होती थी। जिन्होंने विकास के नाम पर राजनीति नहीं की, जिन्होंने तुष्टीकरण और समाज को बांट कर राजनीति की है, आज मनमोहन सिंह जी ने डाला, किसी ने डाला कि आप मनमोहन सिंह को भूल तो नहीं गए। आपने देखिए उस पर ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा नहीं, हमारे को सारे के सारे स्कैम्स याद हैं, सारा भ्रष्टाचार याद है, सारी लूट याद है। जिस समय कांग्रेस की बात होती है उस समय देश कहाँ तरक्की पर था। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद इस देश की छवि जो दुनिया में बनाई थी वो मदारियों की और भिखारियों की बनाई थी। सौभाग्य से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसमें पोखरण बम विस्फोट किया था तो पूरी दुनिया के कान में आवाज़ गई थी। उसके बाद मोदी जी के आने के बाद आज दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है। मोदी जी आप आज गरीब की चिंता करते हैं। देश के आज़ादी के 70 साल के बाद भी शौचालय नहीं था, गरीब के लिए मकान नहीं था, पीने का पानी नहीं था, राशन नहीं था, ये सारी की सारी देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। कांग्रेस ने हाल फिलहाल में मनमोहन सिंह जी का बयान सुना, अभी देखा पढ़ा आपने? नहीं, मैंने उसी के आधार के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, वो थे कहाँ। देखिए अगर अंग्रेजों की तरह कर रहे हैं ये सता, ठीक है, वो उनको लग रहा है कि सता रहे, उनको बोला गया हो कि ये बोल दो, वो तो अपने जब प्रधानमंत्री थे तब उनका कोई स्टेटमेंट, हमने बोलने पे विश्वास नहीं किया, काम करने पे विश्वास किया, और ये वाली सरकार बस बोलती है। काम उन्होंने इतना अच्छा किया था कि जो कांग्रेस पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में राज करती थी, मोदी जी के आने के बाद अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, छोटे छोटे दलों के पीछे लगकर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में मैं इसको कहता हूँ कि जब से क्या नाम है प्रियंका गांधी जी आई हैं, तो प्रियंका गांधी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई थी। तो 2014 में जब उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई तो 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में इनका 21 सीटें थी, 2014 में 2 रह गई, ये फिर और एक्टिव हुई। 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, उसके पहले इनके पास 18 सीटें थी, घट के 7 रह गई। इनोवा पार्टी होगी, इनोवा में 7 सवारी होती हैं, 7 रहेगी। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव आया, 2 में से 1 और चली गई राहुल गांधी की, सिर्फ सोनिया गांधी की बची। ये कितनी एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा ये अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, इनकी पहचान बनी रहे, लोग जाने कि कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है। नहीं तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश का बेड़ा गर्क किया शायद किसी ने नहीं किया। आज अगर देश बढ़ रहा है, आगे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब 22 में बाइसिकल, तो 22 में 22 ही आएंगी, मुझे लगता है 23 नहीं आएंगी उनकी। अच्छा, कितनी बीजेपी की कितनी सीट? उनकी 22 में 22 आएंगी, हमारी 300 से ज़्यादा आएंगी। तो ये तो नारा है, लेकिन हकीकत में नहीं, मैं कह रहा हूँ जो 22 में 22 सेकंड वो कहना है उनकी 22 आएंगी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपकी हम बीजेपी की कितनी मानते 300 से ऊपर आएंगी। हैं? ऐसा क्या बड़ा काम किया है कि 300 के ऊपर आएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है। आज लोगों को लगता है कि उनकी सुरक्षा, बहन और बेटियां किसी समय भी निकल सकती हैं। उनकी सरकार में बहन और बेटियों के मन में एक डर रहता था। पूछिए लड़कियों से, पहले डरती थी, अब कोई बेटी किसी से डरती नहीं है। और अब पहले बत्ती आती नहीं थी, अब बत्ती जाती नहीं है।
पहले के सारे कई ऐसे गांव थे उत्तर प्रदेश में जहां आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी। हर गांव में बिजली देने का काम किया, हर गांव में बिजली देने का काम किया, सिंचाई की व्यवस्था करी, सारी की सारी योजनाएं 2 साल तक कोविड काल के अंतर्गत मुफ्त राशन दिया गया। सारी योजनाएं जो सरकार की थी वो जन कल्याणकारी योजना। मैं एक एक योजना गिनाना शुरू करूं तो 2 घंटे मेरे को उसी में लगे। अच्छा, ये और बताइए कि अब आपने कहा कि इस बार आपकी सरकार फिर से बन रही है, लेकिन 2003 से लेकर अगर हम 2017 तक देखें, ये रहा है कि सपा बसपा सपा और इस बार बीजेपी आ गई। ये एंटी इनकम्बेंसी ये नहीं है। देखिए, लोग जिस विधानसभा में पहली बार जीता था 1991 में, वो 10वां विधानसभा का चुनाव था, कैंटोनमेंट से मैं पहली बार जीता। लोग कहते हैं आज तक सिर्फ जो भी एमएलए जीता एक बार जीता, कभी दोबारा जीता नहीं। तो मैं लगातार 7 बार जीत रहा हूँ। तो रिकॉर्ड बनाने और रिकॉर्ड चेंज करने का हम लोग करते हैं। तो इस बार आप मान रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? एकदम बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जितने बहुमत से थी उससे ज़्यादा बहुमत से ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं? ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, अपनी टक्कर आप किससे मान रहे हैं मुख्य तौर पे? वो किसी से टक्कर नहीं मानते हैं। बहुत पीछे मुड़कर देखते हैं, कुछ 2-3 लोग आपस में लड़ रहे होंगे। हमारी टक्कर किसी से नहीं। जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारे साथ है, हमारा काम हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष किसे? सपा बसपा कांग्रेस? कोई विपक्ष है नहीं। देखिए, सब अंतर्द्वंद से घिरे हुए हैं, सब आपसी लड़ाई है, सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबका एक ही सोच है कि कैसे सरकार बनाओ, कैसे लूट खसोट करो, कैसे भ्रष्टाचार करो, कैसे लोगों को परेशान करो। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो लोग राजनीति करते हैं वो समाज का भला नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल ये, महाराजपुर विधानसभा में किस तरीके से लोगों से आपने जुड़ने का प्रयास? मैं जैसे 31 साल से जुड़ा हूँ वैसे जुड़ा। मेरे को नहीं, मैं लोगों को कोई नया वादा नहीं करता। जी, चुनाव के समय बहुत सारे लोग बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। मैं जनता को एक ही वादा करता हूँ, जैसे आपके लिए काम कर रहा था वैसे करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश महाना जी, द न्यू इंडियन से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से सतीश महाना जी ने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर से 300 का पार यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिलेगा और बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.